हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएम कोचिंग क्लासेस। आज से हम क्लास 10 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैनल पे मैं क्लास 10 का फुल कोर्स वीडियो अपलोड करूंगा। तो अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यह वीडियो सीबीएसई बोर्ड के लिए है। अगर आप यूपी बोर्ड एंड हिंदी मीडियम के लिए हैं तो उसके लिए अलग से प्ले लिस्ट में वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10 का जो मैथ है या जो एनसीईआरटी का बुक है, अभी पैटर्न को कुछ चेंज कर दिया गया है। तो मैं यह वीडियो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। अभी तक जो एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23 था, ठीक है, उसमें बुक में कुछ और दिया गया था। बट अभी इसके बाद यानी एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24 से बुक को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, कुछ पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। ओके, तो अगर आप न्यू बुक लेंगे उसमें से कुछ पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है, कुछ सिलेबस को कम कर दिया गया है। ओके, न्यू बुक में कुछ ऐड नहीं किया गया है। तो अगर आपके पास पुराना बुक है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, अगर किसी से आप लेकर बुक को रखे हैं। अगर नया बुक है तो कोई बात नहीं, अगर पुरानी बुक है तो उससे भी पढ़ सकते हैं। तो न्यू बुक में कौन सा सिलेबस दिया गया तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। अगर पुराना बुक है तो उसमें से आप इसको टिक कर लीजिए। पहला पार्ट जो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन एंड दूसरा पार्ट जो दिया रहेगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तीसरा पार्ट आपका क्या है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स एंड चौथा पार्ट क्या है आपका, समरी। तो ये बुक का कंटेंट है चैप्टर 1 का, जो रियल नंबर आपका है उस चैप्टर का। ओके, तो अगर आपके पास पुराना बुक है तो इसको आप टिक कर लीजिए, इसी को बस आपको पढ़ना है। अगर नया बुक है तो उसमें तो दिया ही रहेगा बस। ओके, यानी नए बुक में कुछ चेंज नहीं किया गया, बाकी कुछ पोर्शन को डिलीट किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस बहुत ही कम है। तो चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ आपको एक्सरसाइज 1 एंड 2 यानी 2 ही एक्सरसाइज को पढ़ना है। पहला है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके बेस पे। दूसरा है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ओके, इन दोनों के बेस पे आपको 2 एक्सरसाइज को ही पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर क्या आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दे रहा हूँ। ओके, इसमें मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसका जो कंसेप्ट है इसको बताऊंगा, और उसके पहले जो भी बेसिक्स है उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 1 में आप एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं उसको मैं इसमें बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिक कंसेप्ट में कुछ नंबर्स को आपको बता दे रहा हूँ। आई थिंक आपको पहले से पता भी होगा, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर, ये सब क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बार रियलाइज़ करा दे रहा हूँ क्योंकि ये है क्लास 10 के चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। ओके, तो मैं इस पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं जो है रियल नंबर क्या होता है। ओके, तो चलिए पहला जो नंबर से हुआ है आपका नेचुरल नंबर, पहले हम देखते हैं। पहला है आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर के लिए आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ काउंट करने के लिए कहूँ तो आप कैसे काउंट करते हैं। मैं अगर कहूँ हाउ मेनी फिंगर इन माय हैंड, तो आप कैसे काउंट करते हैं, पहले 1 2 3 4 5 इस तरह स्टार्ट करते हैं। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से। अगर मैं कहूँ कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो यानी हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास, तो आप कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह स्टार्ट करते हैं। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से। यानी आपने 1 2 3 4 इस तरह आप काउंट कर रहे हैं। तो ये नंबर कहाँ तक जाता है, यह नंबर जाता है इनफाइनाइट तक। ओके, तो यानी ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। तो आप कह सकते हैं द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आई थिंक आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। तो दूसरा हम देखते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर में नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 का जो सक्सेसर 1 है, बट 1 का प्रेडिसेसर कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम 1 में से 1 को माइनस करें तो कौन सा नंबर आता है, 0 आता है। ओके,
तो 1 का जो प्रेडिसेसर है वह क्या होता है, 0 होता है, और 0 के बाद क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट यहाँ पे करेंगे, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, यानी काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, तो यह क्या होता है, होल नंबर होता है, यानी जो नंबर 0 से स्टार्ट हो उसे क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर इंटीजर। इंटीजर्स नेचुरल नंबर को आप n से डिनोट करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। होल नंबर को w से डिनोट किया जाता है, इंटीजर को z या i से भी डिनोट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटीजर क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल नंबर में नंबर कहाँ से, 0 के बाद 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर यहाँ पे काउंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 0 के राइट में सभी क्या पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट में कोई भी नंबर नहीं है, तो लेफ्ट में जो नंबर आता है वह होता है नेगेटिव नंबर। अगर हम यहाँ लिखें 0 0 1 2 3 इस तरह नंबर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अगर हम इधर आ जाएं तो क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 0 के बाद पॉजिटिव नंबर एंड 0 के लेफ्ट में कौन सा नेगेटिव नंबर। ओके, तो इसमें कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0। यहाँ पे 3 टाइप्स के नंबर आ रहे हैं, यानी तीनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे नंबर, द नंबर पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर एंड 0। ओके, यहाँ पे आप बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, यानी इंटीजर में क्या आता है आपका, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0, तो ये सभी नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि होल नंबर में देखिए, होल नंबर में 0 के बाद क्या है, 1 से स्टार्ट हुआ है, तो होल नंबर में सभी क्या आ गए, नेचुरल नंबर आ गए। ओके, इंटीजर में आप देख सकते हैं 0 भी आया और पॉजिटिव नंबर भी आया है, तो इंटीजर्स में क्या आ रहे हैं, यहाँ पे सभी होल नंबर्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वह होल नंबर हो सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें सभी नेचुरल नंबर आया है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं जितने भी इंटीजर होल नंबर होते हैं वह सभी क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स में सभी होल नंबर आया है। बट इसका अपोजिट, जैसे अगर आप ऐसा कह सकते हो कि ऑल इंटीजर्स कैन बी होल नंबर्स, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट आप देखते हैं जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसको आप क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर के लिए आपको 3 कंडीशन याद रखना है। पहला, कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म का हो, यानी एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग टू इंटीजर। यानी यह 3 कंडीशन आपको याद रखना है। कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म का हो, जिसमें q कभी भी 0 ना हो एंड p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे p/q के फॉर्म का मतलब क्या है, अगर आप लिखते हैं 1/2 p/q के फॉर्म का है, 1 यहाँ पे इंटीजर है, 2 भी क्या है, इंटीजर्स। ओके, इसको आप क्या कहेंगे कि एक रैशनल नंबर। ओके, अगर हम कहें कि -3/5, यहाँ पे देख सकते हैं भी p/q के फॉर्म का है और ऊपर माइनस नीचे क्या है, प्लस है, तो -3 क्या होता है, इंटीजर्स होता है, 5 भी क्या होता है, इंटीजर्स होता है, यानी ये भी क्या होगा आपका रैशनल नंबर होगा। अगर मान लो कोई नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है 9, तो क्या ये रैशनल नंबर है, आप सोच के बताइए। यस, इट इज रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 9/1 हियर। ओके, 9 को आप 9/1 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर इसको आप 9/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर फिर से आ जाएगा। यानी
तो अगर आप 9 लिखा हुआ है तो अभी क्या हुआ है, एक रैशनल नंबर होगा। ओके, तो एनी इंटीजर्स कैन बी फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका, अगर कोई नंबर रूट में है, सपोज √4, तो क्या ये रैशनल नंबर है? आप सोच के बताइए। एस इट इज रैशनल नंबर बिकॉज द वैल्यू ऑफ √4 इक्वल टू 2, बिकॉज √4 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि √4 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि √4 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ऐसे दूसरा नंबर आप देखें, हम रूट अगर 16 लिखा हुआ है तो क्या होगा, ये भी इसका वैल्यू कितना आता है, 4 आता है, तो √16 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ओके, बट अगर कोई नंबर √3 लिख दिया जाए तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यह क्या हुआ, रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, दूसरा, क्या 0 क्या है, रैशनल नंबर है? यस, 0/1 आप लिख सकते हो, यह भी एक p/q के फॉर्म का है, इसका वैल्यू 0 आएगा, तो यह भी 0 यानी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। अगर हम कोई नंबर ऐसा लिख दें, सपोज 2/0, तो क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में आपको दिया गया है कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वह कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो यह एक रैशनल नंबर नहीं है। ओके, तो आई होप आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर। ओके, 5 नंबर ये क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, इसको आप Q' से डिनोट करते हैं। ओके, देखिए जो इरेशनल नंबर है वह रैशनल नंबर का ठीक अपोजिट होता है, यानी अगर कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म का ना हो, ओके, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकें, ओके, एंड q नॉट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p, q बिलोंग टू इंटीजर, यानी कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म का ना हो, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो एंड pq क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। यानी तो इसको, इसमें कैसा नंबर आएगा, जैसे √3, √2, √5, ऐसे नंबर क्या होते हैं, ये सभी नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इसको हम p/q के फॉर्म में कभी लिख नहीं सकते। ओके, तो ये होता है इरेशनल नंबर। ओके, आई होप आपको इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो चैप्टर का नेम है वह यानी रियल नंबर। अब देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। ओके, तो रियल नंबर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखता होगा रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो आपको मैं बता दूँ रियल नंबर्स में रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। इरेशनल नंबर, ओके, तो रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों आता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो द ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, यानी जो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का ग्रुप होता है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, यानी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों को मिला के आप क्या कह सकते हैं, यहाँ को रियल नंबर कहते हैं। यानी रियल नंबर में सभी नंबर आ गए। जैसे रैशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर आते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि सबको हम p/q के फॉर्म ले सकते हैं। ओके, और सभी इंटीजर के अंदर सभी होल नंबर आते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है, इंटीजर आता है, इंटीजर्स, इसके अंदर क्या आता है, होल नंबर आता है, होल नंबर्स, इसके अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल
नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं रैशनल नंबर के अंदर सभी इंटीजर्स आते हैं। ओके, इंटीजर के अंदर सभी होल नंबर आते हैं, इसके अंदर सभी नेचुरल नंबर आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं तो इस सभी नंबर किस में आ रहे हैं? रैशनल नंबर में, और ये नंबर किस में आ रहे हैं? रियल नंबर में। ओके, यानी जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर सभी किस में आ गए? रियल नंबर्स में। एंड इरेशनल नंबर भी किस में आ गए? रियल नंबर में। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जितने भी नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं? एक रियल नंबर होते हैं। ओके, तो आई होप आपको रियल नंबर समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं इस चैप्टर का जो पहला थ्योरम है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको देखते हैं। इस चैप्टर का वह बेसिक कंसेप्ट है, यानी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में उसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं द फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या है उसको समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, और इसी को लिखते हैं फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अब यहाँ पे देख सकते हैं एवरी कंपोजिट नंबर। अब आपके दिमाग में आया हुआ कि व्हाट इज द कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर क्या होता है। इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तब इस थ्योरम को मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं प्राइम नंबर, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं जिसका फैक्टर्स 2 से अधिक ना हो, यानी ऐसे नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ वही नंबर हो या 1 हो। ओके, इस तरह के नंबरों को आप कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 का फैक्टर आप देख सकते हैं 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 का जो फैक्टर हो सकता है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। ओके, यानी 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 आएगा। ऐसे ही अगर हम देखें 5 का जो फैक्टर होगा 1 एंड 5 हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे नंबर्स का जो फैक्टर हो रहा है वह वही नंबर है एंड 1 है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे नंबर का फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर्स आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे आई थिंक प्राइम नंबर समझ में आपको आ गया होगा। जैसे अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर, जैसे मान लीजिए 4 है, 2 होगा एंड 4 होगा। ओके, तो इस फैक्टर्स का मतलब क्या हो रहा है इसे, यानी आप मैं लिख सकते हैं, अगर आप 4 को हम चाहते के लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 होता है। 4 को आप यानी यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 को आप लिख सकते हैं 4 1 जा 4 भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं जो 4 का फैक्टर्स आ रहा है 1 4 एंड 2 आ रहा है, 3 नंबर्स आ रहे हैं। अगर 5 को आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 × 5 लिख सकते हैं। ओके, तो ये इसमें देखिए ये वही नंबर है और 1 आ रहा है, तो ऐसे नंबर को आप प्राइम नंबर कहते हैं, ऐसे नंबर को आप क्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। आप देख सकते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस यानी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन यूनिक, और इसका जो फैक्टराइज फैक्टर्स होगा वह क्या होगा, यूनिक होगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, यानी इसका जो ऑर्डर है उसको छोड़ते हुए अगर हम देखें तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वह हमेशा यूनिक होगा। आप जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप 24 लिख रहे हैं। ओके, 24 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 × 2, 2 2 जा 4। ओके, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 3 जा 24 हो जाएगा। इसी को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं 3 × 2 × 2 × 2, इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, सपोज कोई नंबर 18 है, यहाँ भी लिख सकते हैं 18 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। इसी नंबर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 18 को, यानी 18 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। ओके, अब दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं, मान लो 30 दिया हुआ है, 30 को आप लिख सकते हैं 2 × 3, 2 3 जा 6, 5 जा 30। इसी को आप देख सकते हैं 3 × 2 × 5 लिख सकते हैं। इसी को आप लिख सकते हैं 5 × 2 × 3 लिख सकते हैं।
ओके, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी जो कंपोजिट नंबर का फैक्टर है वो फैक्टर हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब ये हुआ, इसको देखिए यही इसके जो इसके फैक्टर क्या है 2 2 2 3, यहाँ भी 3 2 2 है। ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये दोनों राइट है ओके, बट इसका जो फैक्टर होगा वह क्या होगा, यूनिक होगा। यहाँ पे इसका फैक्टर्स कौन कौन से 2 और 3 आ गए ओके। 18 में इसी तरह इसका फैक्टर क्या 2 और 3 आ गया, ये दोनों राइट है। आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये दोनों क्या है राइट है ओके। इसका जो फैक्टर्स हुआ है क्या यूनिक है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, हमेशा 2 और 3 आएंगे। इसी तरह 30 को आप देख सकते हैं, 30 के जो फैक्टर्स हैं वह 2 3 और 5 आए हैं ओके। तो आप 30 को इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, 3 × 2 × 5, 5 × 2 × 3, इस तरह भी लिख सकते हैं ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे तरीके से आप लिख सकते हैं ओके, बट इसका जो फैक्टर्स है वह क्या हमेशा यूनिक होता है। इसके जो फैक्टर है हमेशा 2 3 5 पे आएंगे। आप किसी तरह भी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में लिखें ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो बट ये बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के, बट यहाँ पे एक रूल्स बनाया गया है कि इसको जब भी आप लिखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहले क्या छोटा नंबर लिखिए, बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, तो ये इसी फॉर्म में हमेशा आपको लिखना है ओके। और जैसे ये नंबर है, इसको आपको लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 3 बार, 2 पे पावर 3 होगा, इंटू आपके लिखें 3, इस तरह उसके पावर के फॉर्म में लिखना है ओके। तो आई थिंक आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ गया होगा। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका जो फैक्टर्स होगा हमेशा क्या होगा, एक यूनिक होगा ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वह है आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना ओके। तो चलिए हम देखते हैं एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे इस चैप्टर के लिए ओके। अब देखते हैं हम एचसीएफ एंड एलसीएम को कैसे फाइंड करना है, बाय यूज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 12 है एंड 24 है, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है। तो आई थिंक आप लोग बहुत पहले से बहुत सारे मेथड जानते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड ओके। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट इसमें कैसे यूज करना मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक नया मेथड, जैसे 12 का जो फैक्टर होगा वह क्या होगा, इसको आप लिखेंगे 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है 2 बार, 2 पे पावर 2 हो गया, इंटू क्या हो गया यहाँ पे 3। 24 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कितनी बार है 2 पे पावर 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो गया ओके। तो ये 2 का फैक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, एंड इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ओके। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा वाला पावर कौन सा है दोनों में। कॉमन फैक्टर में सबसे छोटा वाला क्या है, मतलब इसका पावर क्या है, वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 3 है ओके, एंड 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है ओके। तो कॉमन इन दोनों में कॉमन 2 है और यहाँ पे भी 3 कॉमन है। तो 2 वाले कॉमन में यहाँ पे सबसे छोटा वाला पावर कौन सा है 2 है। तो 2 को यहाँ पे 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू इन दोनों में 3 हो जाएगा ओके। इस तरह आप लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी एचसीएफ का आ गया आपका 12 आ गया ओके। एचसीएफ के लिए आपको कॉमन फैक्टर का लिस्ट पावर देखना, यानी सबसे छोटा पहले आपको चेक करना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है ओके। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखिए 2 और 2 दोनों में कॉमन था, एंड 3 और 3 भी दोनों में कॉमन है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा पावर कौन सा है ओके। तो ये इस तरह आपको एचसीएफ निकल जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर, यानी आपको देखना है सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है सभी फैक्टर्स में। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है। ग्रेटेस्ट पावर कौन है 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर यहाँ पे 3 लिखेंगे ओके। एंड 3 में तो दोनों का पावर सेम है, तो यहाँ पे 3 एक बार लिखेंगे, आपको 3 हो जाएगा ओके। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24,
ओके। इस तरह आपका जो HCF क्या मिल गया 12 एंड LCM क्या मिल गया आपका 24 मिल गया। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल से और मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे लीजिए 6 एंड मान लीजिए 18 हो गया, तो 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा वह क्या होगा 2 × 3 और 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। ओके, 2 3 जा 6 3 जा 18 होता है। इसको आप लिख सकते हैं 2 × 3 पे पावर 2 हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे HCF निकालना है, HCF में पहले हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 2 है, और उसमें देखेंगे, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3, यहाँ भी 3 है। इसमें हम देखेंगे सबसे लोवेस्ट पावर किसका है। यहाँ पे देखिए इसका पावर 1 है, इसका भी पावर क्या है 1 है, तो दोनों का पावर सेम है, तो एक बार लिख लिया इसको। यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है। ओके, इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो हमें HCF में लोवेस्ट पावर को चूज करना है। यहाँ पे 3 पे पावर क्या होगा 1 को हमें चूज कर लिए, तो क्या जाएगा 2 3 जा 6। ओके, इस तरह आपका LCM में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कॉमन फैक्टर में। सबसे पहले देखिए जो कॉमन है उसको लिख लिए। ओके, एंड अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट पावर वाला होगा उसको लिखेंगे। ओके, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 3 पे पावर 2 है, यहाँ पे तो 2 था और यहाँ पे इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों का पावर सेम था तो उसको लिख लिए, और जिसका पावर डिफरेंट होगा उसमें हम हाईएस्ट पावर वाले को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ क्या 2 3 3 जा 9 2 जा 18। इस तरह आपका जो LCM मिला आपका 18 हो गया और HCF क्या मिल गया आपका 6 हो गया। ओके, आई होप आपको LCM एंड LCM निकालने समझ में आ गया होगा। आप इसके पहले बहुत सारा मेथड जानते हैं, उस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ओके, अब इसमें हम देखते हैं एक फार्मूला होता है LCM एंड HCF में। इस फार्मूले को आपको यूज करना है 1.1 में, तो उसको हम देखते हैं वो फार्मूला क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए A एंड B है, उसके लिए HCF फार्मूला क्या होता है, एक HCF ऑफ AB इंटू क्या होता है LCM ऑफ AB इक्वल टू होता है A इंटू B। इसी को आप बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो यही एक फार्मूला है, आपको इसको याद रखना है। HCF इंटू LCM, सॉरी यहाँ पे LCM रहेगा, LCM ऑफ AB। ओके, HCF इंटू LCM इक्वल होता है A इंटू B। ओके, यानी आप यहाँ याद कर सकते हैं HCF इंटू LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल 2 ही नंबर के लिए फार्मूला अप्लाई होता है, तीसरे के लिए मतलब 3 नंबर के लिए अप्लाई नहीं होगा ये फार्मूला, यह सिर्फ 2 नंबर के लिए है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है A इंटू B। A इंटू B मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, यहाँ से आप नया फार्मूला क्या बना सकते हैं, मैं आपको बना के बता रहा हूँ। सपोज आपको HCF निकालना है डायरेक्ट, अगर ये फार्मूला इसी फार्मूले से मैं आपको बना के बता रहा हूँ। सपोज आपको HCF निकालना है, HCF ऑफ AB निकालना है, तो यहाँ पे इस साइड में आपको क्या दिख रहा है A इंटू B दिख रहा है। ओके, LCM को जब आप इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड LCM ऑफ AB। तो यहाँ से आप डायरेक्ट HCF निकाल सकते हैं, HCF इक्वल टू A इंटू B अपॉन LCM, इस तरह निकाल सकते हैं। सपोज आपको LCM निकालना है, LCM निकालना है, तो LCM के लिए LCM ऑफ AB,
एलसीएम के लिए ए बी उस साइड में है, इसको आप यहाँ लिख लिए ए इंटू बी। ओके, HCF को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। HCF ऑफ ए बी। ओके, यहाँ से आप देखते हैं डायरेक्ट एलसीएम और एलसीएम निकालने। अगर आपको ए का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, ए के लिए हम बी को इधर लेके आएंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा। अगर आपको पहला नंबर निकालना है, सपोज ए, इस साइड में क्या दिख रहा है आपको, HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी अपान क्या हो जाएगा, बी को इधर लगाएंगे अपान बी हो जाएगा। ओके, सपोज यहाँ पे आपको बी का वैल्यू निकालना है डायरेक्ट, तो b इक्वल हो जाएगा वही सेम HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी अपन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, तो इस तरह आप इस फार्मूले, अगर आपको यह फार्मूला याद है जिससे ये सब बना हुआ है, अगर आपको डायरेक्ट HCF निकालना है तो a इंटू बी अपन एलसीएम हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो a इंटू बी अपन HCF हो जाएगा। अगर आपको a का वैल्यू यानी पहले नंबर का वैल्यू निकालना है तो HCF इंटू एलसीएम डिवाइड बाई b हो जाएगा। अगर आपको b का वैल्यू निकालना है तो HCF इंटू एलसीएम डिवाइड बाई a हो जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इस फार्मूले का प्रयोग हम 1.1 में करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर रियल नंबर्स के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के बेसिक कंसेप्ट थे। ओके, इसके बाद हम न्यू वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।